ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में आईन हिंद के 75 साल पर बहस के दौरान अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि दस्तूर में दिए गए हुकूक हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नामुकम्मल हैं। AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज़ कुछ मजहबी ढांचों के सर्वे या मुनहदम करने के मुतालिबात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत वक्फ़ इमलाक को छीनने और उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वह वक्फ़ इमलाक पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मजहबी और दीगर ज़बान के हुकूक़ के लिए आर्टिकल 26 और 29 का हवाला दिया। हिंदुस्तानी आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह की याद में बहस के दौरान ओवैसी ने कहा, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या 500 साल पहले कोई मस्जिद मौजूद थी? अगर मैं पार्लियामेंट को खोद कर कुछ दरियाफ्त कर लूं तो क्या वो मेरी हो जाएगी? Start by quoting Baba Saheb Ambedkar, what he wrote in Memorandum of Rights of States and Minorities, dated March 24, 1947, when he submitted to the Subcommittee on Fundamental Rights set up by the Constituent Assembly, the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities. I quote, sir, "Unfortunately for the minorities in India, Indian nationalism has developed a new doctrine which may be called the divine right of the majority to rule the minorities according to the wishes of the majority. Any claim for the sharing of power by the minority is called communalism, while the monopoly of the whole power by the majority is nationalism. Guided by such political philosophy, the majority is not prepared to allow the minorities to share the political power, nor is it willing to respect any convention made in that behalf, as is evident from the repudiation of the obligation to include representation of the minority in the cabinet, contained in the instrument of instruction issued to the governors in Government of India Act 1935. Baba Sahib says under these circumstances, there is no way left but to have the rights of scheduled castes embodied in the Constitution. This is true now also. I will prove it, sir. In what Baba Sahib said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, when Maulana Azad stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims. That was political representation, reservation. You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Aizaz Rasool to censure Maulana Azad. And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this Constituent Assembly has become a new prison for me. Maulana Azad said this in the Constituent Assembly, sir. Now what we see is that, sir, आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई, वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए। इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था, सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाए जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर, जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है? पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में, जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16, सर, 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात सर, दूसरी बात, दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ?
ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को लोकसभा में मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला बोला। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जिस तरह एकलव्या का अंगूठा काटा गया था, उसी तरह आज हुकूमत मुल्क के नौजवानों का अंगूठा काट रही है। आइन के 75 साल के शानदार सफर पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब आप धारावी प्रोजेक्ट, बंदरगाह और हवाई अड्डा किसी सनतकार को देते हैं तो आप मुल्क का अंगूठा काट रहे होते हैं। उन्होंने दावा किया है कि विनायक दामोदर सावरकर ने आइन के बारे में कहा था कि उसमें भारतीय कुछ नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हुक्मरान पार्टी पर निशाना लगाते हुए कहा कि जब आप आइन की हिफाजत की बात करते हैं तो सावरकर की तौहीन करते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि सावरकर, जिन्हें बीजेपी और आरएसएस के नजरिए के तौर पर देखा जाता है, ने कहा था कि आइन में कुछ भी भारतीय नहीं है और उन्होंने इसके बजाय हिंदू मजहबी मतन मनुस्मृति को तरजीह दी। राहुल गांधी ने कहा, आइन जदीद भारत का एक दस्तावेज है, लेकिन ये कदीम भारत और इसके नजरियात के बगैर कभी नहीं लिखा जा सकता था। Few speeches, I spoke about the concept of Abhay Mudra, the concept of fearlessness, truth, and non-violence. And I showed the House images of our different religions displaying this Abhay Mudra. People call the Constitution the longest written constitution in the world. But the Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavan. आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह के मौके पर पार्लियामेंट की खुसूसी बहस में हिस्सा लेते हुए उत्तर प्रदेश के किराना से लोकसभा MP इकरा हसन ने मुल्क की अक़लियतों पर हो रहे मुसलसल हमलों और मजालिम का मसला उठाया। उन्होंने पूरी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि आइन की किताब तो मौजूद है, मगर ऐसा लगता है कि इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। समाजवादी MP इकरा हसन ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल पर योगी आदित्यनाथ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए रियासत
मजहबी अक़लियतों पर बढ़ते हुए हमलों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मुतनाज़ बयानबाजी, मॉब लिंचिंग और बुलडोज़र से घरों को गिराने के वाक़यात आम हो गए हैं। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। उन्होंने संभल में शाही जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान अक़लियती नौजवानों की हलाकतों पर बात करते हुए कहा कि पुलिस की निगरानी में बेकसूर लोगों का कत्ल किया गया और हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। अक़लियतों पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, मगर इक़्तिदार में बैठे लोग या तो आंखें बंद कर लेते हैं या फिर तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल पीर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस बिल को पहले बहस और इत्तेफाक राय के लिए JPC के पास भेजा जाएगा। JPC तमाम जमातों के कायदीन से बातचीत करेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल आइन में मजीद तरमीमात के लिए भी बिल पेश करेंगे। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पहला तरमीमी बिल लोकसभा और रियासती असम्बलियों के बाएक वक्त इंतखाबात कराने से मुतालिक है और दूसरा बिल दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में असम्बलियों के बाएक वक्त इंतखाबात कराने से मुतालिक हैं। दरियासना मरकजी वजीर मेघवाल मरकजी वजीर ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के कानून तरमीमी बिल 2024 को भी पेश करेंगे, ताकि यूनियन टेरेटरीज एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून 2019 में मजीद तरमीम की जा सकें। पंजाब की शंभू सरहद के किसान दिल्ली जाने पर बज़िद हैं। MSP समेत दीगर मुतालिबात पर डटे हुए किसानों का एहतजाज मज़ीद शदीद होता जा रहा है। दरियासना हफ्ते को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ मार्च करने वाले किसानों की पुलिस के साथ शदीद झड़प हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का साथ साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। 101 किसानों का ग्रुप आगे बढ़ा। हफ्ते को करीब 101 किसानों का एक ग्रुप दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की। एक तरफ किसान पुलिस से आगे बढ़ने का रास्ता पूछ रहे हैं, साथ ही पुलिस किसानों से दिल्ली जाने की इजाज़त देने का मुतालिबा कर रही है। इस दौरान किसान और पुलिस दोनों एक दूसरे पर हावी नजर आए। भगदड़ में कई किसान जख्मी हो गए हैं और पुलिस कार्रवाई से किसानों में भगदड़ मच गई। कई किसान जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं किसान लीडर सरून सिंह पेंढर ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस किसानों पर गंदा पानी फेंक रही है, किसानों पर केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा की तरफ से ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। इसमें एक किसान बुरी तरह जख्मी हो गया है। दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका है और मुल्क के मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। शुमाली हिंदुस्तान में भी शदीद सर्दी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने 2 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। महकमा ने खबरदार किया है कि दारुल हुकूमत दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में घनी धुंध छाई रहेगी और दर्जे हरारत भी नीचे गिरेगा। विजिबिलिटी ना होने के बराबर रहेगी, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होंगे। IMD ने वार्निंग जारी की है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे सर्दी बढ़ेगी। महकमा के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में अब तक का सबसे कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
जनूबी कश्मीर के तराल में बट्टागंड प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन का आज से आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तराल सोहेल रैशी ने किया, जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सियासी कारकुन बशीर अहमद मीर ने बतौर मेहमान जी विखार शिरकत की। पहला मैच एग्री और नूरपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया, जिस दौरान तराल के मुख्तलिफ इलाकों से शायकीन इस मैच को देखने के लिए आए थे। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के मुताबिक लीग में 60 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसका इनेकाद नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए किया गया है। इस दौरान टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ अहम इक़दाम और कार्रवाइयों पर उनकी सराहना की है। चौंसठ टीमों पर यह मुश्तमिल टूर्नामेंट रहता है और त्राल इलाके के बाहर भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। हम उनके भी मशकूर हैं जो इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। हम खुसूसन जो हमारे चेयरमैन हैं मोहम्मद इकबाल सूफ़ी, उसी की क़यादत में ये टूर्नामेंट इनेकाद हो रहा है और हम काफ़ी जोश और जज्बे के साथ इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। और पिछले साल के बनस्बत इस साल हमने और बेहतर बनाने की कोशिश की है इस बड़गुंड प्रीमियर लीग को। मकसद हमारा ये है कि जो आज समाज में खराफात फैल रहे हैं, जैसे ड्रग्स फैल रहा है, उस ड्रग्स को रोकने के लिए सुसाइड पीक पर है, ड्रग्स पीक पर है और ड्रग्स के इस खराफात को रोकने के लिए हम इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। मैसेज हमारी यंग जनरेशन या लोगों के लिए यही रहते हैं, मेहरबानी करके ड्रग्स से आप दूर रहें, समाजी जो बेहतर काम है उनमें हिस्सा ले, टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले, आपके लिए मेंटल फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी और इन टूर्नामेंट्स में आप भाग ले ताकि खराफात से बच सकते हैं। देखिए हमारी कोशिश रहती है कि हम जैसे नौजवानों को हम एडवाइस बार बार देते हैं, चाहे टूर्नामेंट में, चाहे कमेंट्री में, चाहे हमारे नौजवानों के साथ बात करते हैं। उलमा हज़रात की बात दूसरी बात है, वो भी मस्जिदों में खुतबात के बाद उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस तरह के खराफात से दूर रहने के लिए आप भी गुजारिशात जारी रखें और हम भी अपनी गुजारिशात लगातार जारी रखते हैं कि मेहरबानी करके इस ड्रग्स से दूर रहें। हमारी मैसेज रहती है से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। हम एसएसपी साहब के इस इनिशिएटिव को मुबारकबाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने कदम उठाया है ड्रग पेल्डर्स के खिलाफ, हम मुबारकबाद देते हैं। हम उनको भी इन्वाइट करने वाले थे यहाँ पर कि आप यहाँ पर आए, जिस तरह से उन्होंने इकदाम उठाया हम उस इकदाम के मुबारकबाद देते हैं, उस इनिशिएटिव का हम मुबारकबाद देते हैं जिस तरह का उन्होंने कदम उठाया है ड्रग पेल्डर्स की। बटनूर तराल कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की रुबीना बानो ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की मदद से अपना एक मिल्क प्रोडक्ट्स का यूनिट्स कायम करके सुर्खियों में जगह बनाई है। मिशन की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद मज़कूरा लड़की अपनी मेहनत से कामयाब कारोबारी शख्सियत बन गई हैं, जिसका अब तक का सफ़र मुतासर कुन रहा। अपने यूनिट की मदद से इन दिनों रुबीना दूध, मक्खन, दही और दीगर डेयरी मसनूआत को पड़ोसी इलाकों में मुकामी खुर्दा फरोशों को फराहम करती हैं। इसके कारोबार ने तेज़ी से मकबूलियत हासिल की है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने यूनिट में एक और प्रोडक्ट को शामिल किया है। इस दौरान रुबीना बानो ने अपने इस कारोबार पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। ये यूनिट मैंने इसी साल 2024 में ही किया है। 1 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया है और 1 अप्रैल से लेके आज तक मैं देखूं तो शुक्र अल्लाह का कि मैंने बहुत फ़ायदा इसमें उठाया है। तो पहले मैं एक इसमें काम कर रही थी, आज हम जो हमारे घर के 4 फैमिली मेंबर भी और इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम अपना अच्छा रोज़गार इसमें से कमा रहे हैं। जी, पहले मैंने जब स्टार्टिंग में की थी तो देखो, अगर मैं बात करूं अपने प्रॉफिट की या अपने नुकसान की, जो भी इंसान बिजनेस में उतरता है वो पहले फायदे से पहले उसको नुकसान का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई फायदा लेके खुश होगा, उसको नुकसान, अगर कभी किसी महीने में नुकसान भी हो जाएगा, वो उसको भी लेके खुश होना चाहिए। तो इसलिए मुझे प्रॉफिट भी हुआ। मुझे 1-2 मंथ में, जैसे पीछे आपने देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो गर्मी में मुझे 1-2 मंथ में मुझे बहुत मतलब नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं अपने प्रॉफिट में भी खुश हूँ और मैं अपने नुकसान में भी खुश हूँ। अगर मुझे मंथली, मतलब आज मुझे एक तकरीबन 30,000 रुपये में चली गई हूँ, जो मुझे मंथली प्रॉफिट आ रहा है, और पीछे मुझे 1-2 महीने। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK विंग ने हफ्ते की सुबह अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट जेल जिला कोलगाम के 2 गांव में छापे मारे। एक हल्का ने बताया है कि CIK की टीमें अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट जेल मटन पहुंची। जिला के मुताबिक इस दौरान डिस्ट्रिक्ट जेल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और बैरकों को तलाशी ली गई। ये तलाशी कार्रवाई अस्करी पसंदी से मुतालिक एक मामले की जांच का हिस्सा बताई जा रही है, जिसमें तहकीकात के दौरान डिस्ट्रिक्ट जेल के अहाते में टेक्निकी दस्तखत मिले। एक आला एहलकार के
मुताबिक CIK की टीमें जिले कोलगाम के गांव सोनीगाम और चाउलगाम इलाकों में भी गई हैं और वहां भी कई मुकामात की तलाशी ली गई। एहलकार ने बताया है कि इन छापों की मंसूबाबंदी और कार्रवाई मजाज अदालत से हासिल करदा सर्च वारंट की बुनियाद पर की गई हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत गुरुकुल स्कूल्स व हॉस्टल्स की बहाली के लिए मुखलिस, तलबा की अमवात पर खुद एहतसाबी की जरूरत, वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त, अगर हम खामोश रहें तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। तेलंगाना जागृति की जानिब से गोलमेज कॉन्फ्रेंस के कविता का खिताब। तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से किसानों के YouTube चैनल का आगाज, किसानों को जरूरी मालूमात फराहम करेगा ये चैनल। अवामी जरूरियात की तकमील को अव्वलिन तरजीह, हुजूराबाद में मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड तकसीम। मरीजों को छोड़कर नर्सेस ने क्रिसमस तकारीब में लिया हिस्सा, वीडियोस वायरल। तेलंगाना के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में पेश आया वाकया। तेलंगाना का जिले आदिलाबाद शदीद सर्दी की लपेट में, आदिलाबाद में दर्जे हरारत 6.6 डिग्री दर्ज। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में मुनक्किदा मीटिंग में की गोल्डन आंध्रा 2047 विजन दस्तावेज की नकाब कुशाई, कहा गोल्डन आंध्रा का ख्वाब होगा पूरा। और जिस तरह एकलव्या का अंगूठा काटा गया, उसी तरह हुकूमत मुल्क के नौजवानों का अंगूठा काट रही, राहुल गांधी ने लोकसभा में हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.